दोस्तों, आज हम हिंदी की कक्षा में प्रथम सत्र में जो आपको एमसीक्यू का पेपर आएगा उसका एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई द्वारा दिया गया है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 विषय हिंदी ऐच्छिक कोड 002 कक्षा 12वीं के लिए है। इसका समय है 1 घंटा 30 मिनट और ये 40 मिनट का पेपर है। सबसे पहले इसके आप निर्देश ध्यान से पढ़ लेंगे। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड दिए गए हैं, खंड क, ख और ग। पहला खंड क में कुल 2 प्रश्न पूछे गए हैं। दोनों प्रश्नों में कुल 36 उप प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आपको 18 उप प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कहने का मतलब इसमें यह है कि खंड क के अंदर 2 आपको अपठित गद्यांश और 2 काव्यांश आएंगे, जिसमें से आपको 1 अपठित गद्यांश और 1 अपठित काव्यांश करना है। और इस तरह से आपको 10 प्रश्न अपठित गद्यांश में से और 8 प्रश्न जो है अपठित काव्यांश में से करने हैं। उसके बाद जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि खंड ख में 1 प्रश्न है जिसके 5 उप प्रश्न हैं, सभी प्रश्न के उत्तर देने हैं। खंड ख में अभिव्यक्ति माध्यम से प्रश्न आएंगे, ये 5 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के, जो सभी आपको करने हैं। अब उसके बाद जो खंड ग है, खंड ग में कुल 4 प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 4 और 5 में सभी उप प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। और इसी तरह प्रश्न 6 में 6 उप प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको 4 उप प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और प्रश्न संख्या 7 में 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले हम खंड क अपठित बोध, जिसमें अपठित गद्यांश दिए गए हैं, और अपठित बोध जो है गद्यांश और काव्यांश मिलाकर 18 नंबर का है, यानी 2 गद्यांश है 2 काव्यांश है, जिसमें से आपको 1-1 करना है। सबसे पहले हम पहला गद्यांश इसमें ले रहे हैं। जैसा कि अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि इसमें लिखा भी हुआ है कि नीचे 2 गद्यांश दिए गए हैं, किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित सभी प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। तो इसमें से आपको 10 प्रश्न हैं और ये 10 प्रश्न आपको करने हैं, यानी गद्यांश दोनों में से कोई एक चुनना है, जिसके 10 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो जैसे पहला गद्यांश आप देख रहे हैं कि ये परिश्रम के बारे में है, और इसको आप बड़े ध्यान से जो है घर पर जो आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया गया उसमें पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इसके प्रश्नों के ऊपर आपकी चर्चा करेंगे। तो इसके जो प्रश्न हैं, सबसे पहला जैसे आप देख रहे हैं कि सभी प्रश्न जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, जिसमें आपको सही ऑप्शन चुनना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न है, गद्यांश में परिश्रम को कल्पतरु के समान बताया गया है क्योंकि इससे, अब इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है भौतिक संसाधन जुटाए जाते हैं, दूसरा है परिश्रमी व्यक्ति वृक्ष के समान परोपकारी होता है, तीसरा है इच्छा दमन करने का बल प्राप्त होता है, चौथा है व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति संभव है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कि इससे व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ण पूर्ति संभव है, यानी जो घ है इसका सही उत्तर होगा। अब इसका दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि गद्यांश में अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए कहे गए कथन से स्पष्ट होता है कि, तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है भौतिक संसाधनों का दोहन करना आवश्यक है, दूसरा है संसाधनों की तुलना में परिश्रम की भूमिका अधिक है, तीसरा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिश्रम आवश्यक है, चौथा है कष्ट करने से ही कृष्ण मिलते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, संसाधनों की तुलना में परिश्रम की भूमिका अधिक है। तो इसका ये सही उत्तर है, यानी ख इस प्रश्न का दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है।
अब देखिए तीसरा प्रश्न है, भारत में परिश्रम के प्रमाण क्या क्या बताए गए हैं। पहला ऑप्शन है बांध, कोविड-19 की रोकथाम का टीका, प्रक्षेपण केंद्र। दूसरा ऑप्शन है कोविड-19 की रोकथाम का टीका, प्रक्षेपण केंद्र रेगिस्तान। तीसरा यानी ग ऑप्शन है कोविड-19 की रोकथाम का टीका, प्रक्षेपण केंद्र हवाई पट्टियों का निर्माण। और चौथा यानी घ ऑप्शन है वृक्षारोपण, कोविड-19 की रोकथाम का टीका और प्रक्षेपण केंद्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है क यानी बांध, कोविड-19 की रोकथाम का टीका, प्रक्षेपण केंद्र। ये जो है इसका सही उत्तर है, तीसरे का सही उत्तर है क। अब उसके बाद इसका चौथा प्रश्न हम देखेंगे कि कैसे व्यक्ति को अंधकार में बताया गया है। कैसे व्यक्ति को अंधकार में बताया गया है। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला है श्रमहीन व्यक्ति, दूसरा विश्रामहीन व्यक्ति, तीसरा नेत्रहीन व्यक्ति, चौथा प्रकाशहीन व्यक्ति। तो इसका जो सही उत्तर होगा ग यानी नेत्रहीन व्यक्ति। नेत्रहीन व्यक्ति ग इसका चौथे का सही ऑप्शन है। अब उसके बाद 5वां प्रश्न देखेंगे, हवाई किले तो सहज ही बन जाते हैं लेकिन ये हवा के हल्के हल्के झोंके के साथ बह जाते हैं। इस कथन के द्वारा लेखक कहना चाहता है कि। अब इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है तेज चक्रवाती हवाओं से आवासीय परिसर नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है हवा का रुख अपने पक्ष में परिश्रम से किया जा सकता है। तीसरा है हवाई कल्पनाओं को सदैव संजोकर रखना असंभव है। और चौथा है परिश्रमहीनता से व्यक्तिक उपलब्धि नितांत असंभव है। अब 5वें का जो सही उत्तर होगा परिश्रमहीनता से व्यक्तिक उपलब्धि नितांत असंभव है। यानी ये घ जो इसका उत्तर है वो सही है। 5वें का उत्तर होगा घ। अब उसके बाद 6ठा प्रश्न हम देखेंगे, सतत उद्यम से क्या तात्पर्य है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला क है निरंतर तपता हुआ उद्यम, दूसरा है ख निरंतर परिश्रम करना, तीसरा ग है सतत उठते जाना और चौथा घ है ज्ञान का सतत उद्गम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ख निरंतर परिश्रम करना। तो 6ठे का जो सही उत्तर है वो है ख निरंतर परिश्रम करना। अब इसका 7वां प्रश्न देखेंगे, किस अवस्था में प्राप्त सफलता मन को व्यथित करेगी। अब इसके आप ऑप्शन देखेंगे। पहला है सकल पदार्थ द्वारा प्राप्त करने पर, दूसरा है भौतिक संसाधनों द्वारा प्राप्त करने पर, तीसरा है ग दूसरों द्वारा किए गए अथक प्रयासों से और चौथा है यानी घ आसान और श्रमहीन तरीके से प्राप्त करने पर। तो इसका जो 7वें का सही उत्तर होगा वो है घ आसान व श्रमहीन तरीके से प्राप्त करने पर। अब देखिए 8वां प्रश्न हम देख रहे हैं, ये व्याकरण पर आधारित है। स्वतंत्रता शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय अलग करने पर क्या होगा। तो इसका पहला यानी क ऑप्शन है स्व जमा तंत्र जमा ता। इसका दूसरा ऑप्शन ख है सु जमा तंत्र जमा ता। इसका तीसरा ऑप्शन है स जमा वतंत्र जमा ता। और इसका चौथा घ ऑप्शन है स आधा वतम जमा ता। तो इसका जो 8वें का पहला ऑप्शन है स्व जमा तंत्र जमा ता, यानी इसका 8वें का क उत्तर सही है। अब उसके बाद आप देखेंगे समुचित शब्द का क्या अर्थ है। अब इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी व्याकरण पर आधारित प्रश्न है। तो पहला है उपर्युक्त, यानी क ऑप्शन है उपर्युक्त, दूसरा है ख उपयुक्त, तीसरा है ग उपभोक्ता और चौथा है घ उपक्रम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ख उपयुक्त। तो 9वें का
जो ख है वो उत्तर सही है, उपयुक्त। अब आ जाइए 10वां प्रश्न। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है। अब पहला इसमें ऑप्शन है क परिश्रम और स्वतंत्रता, दूसरा है परिश्रम सफल जीवन का आधार, तीसरा ग है परिश्रम और कल्पना, और चौथा है घ परिश्रम कल्पना की उड़ान। तो पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद जो समझ में आता है इसका जो उत्तर होगा वो होगा ख परिश्रम सफल जीवन का आधार। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि पहले गद्यांश के अंदर 10 प्रश्न हैं, आपको 10 प्रश्न करने हैं। गद्यांशों में और अपठित काव्यांशों में आपको चॉइस होगी, तो इसमें आप पहले वाला गद्यांश भी कर सकते हैं, दूसरा भी गद्यांश कर सकते हैं। अब हम आपको दूसरे गद्यांश के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि प्रश्न पत्र आपको सभी को भेजा जा चुका है, आप इसको पढ़ेंगे। अब इसके प्रश्नों की चर्चा हम आपसे अभी करते हैं। तो ये इसमें इसको पढ़ेंगे, इसके बाद जो है आपके प्रश्नों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि प्रकृति के तत्वों के बारे में इसमें बताया गया है और विज्ञान के साथ प्रकृति का संबंध बताया गया है। तो पहला प्रश्न है इसमें अब देखिए, सबसे पहले निर्देश पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से निर्देश अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न है, विज्ञान प्रकृति को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि यह, अब इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है क समय ज्ञान के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। इसका दूसरा ऑप्शन ख है, प्रकृति आधुनिक विज्ञान की उपास्या है। इसका तीसरा ग ऑप्शन है, महत्वपूर्ण और विश्वसनीय ज्ञान प्रदान करता है। चौथा है इसमें घ, आधुनिक वैज्ञानिक का स्तर निर्धारित करता है। तो इसमें जो दूसरे का आप देखेंगे पहले प्रश्न का ऑप्शन होगा वो होगा ग, यानी महत्वपूर्ण और विश्वसनीय ज्ञान प्रदान करता है। अब इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रकृति के बाह्य रूप का अवलोकन करते हैं, यह कथन दर्शाता है कि वे, अब इसका पहला ऑप्शन है क, कवियों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ हैं। ख है, ज्वार भाटे के परिणाम से बचना चाहते हैं। तीसरा ग है, वर्ग विभाजन के पक्षधर बने रहना चाहते हैं। और चौथा घ है, प्रकृति से अविदूर रहने का प्रयास करते हैं। अब इसका दूसरे का आप देखेंगे घ, यानी प्रकृति से अविदूर रहने का प्रयास करते हैं, सही उत्तर है। तो दूसरे का इसमें घ सही उत्तर है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, सूक्ष्म निरीक्षण और अनवरत चिंतन से क्या तात्पर्य है। सूक्ष्म निरीक्षण और अनवरत चिंतन से क्या तात्पर्य है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, सौर मंडल को एक लोक और परलोक ठहराना। दूसरा है, छोटी छोटी सी बातों पर चिंता करना। तीसरा ग ऑप्शन है, बारीकी से सोचना और निरंतर देखना। और चौथा यानी घ इसका उत्तर है, बारीकी से देखना और निरंतर सोचना। तो इसका भी आप देखेंगे कि तीसरे का घ सही है, बारीकी से देखना और निरंतर सोचना। अब उसके बाद चौथा प्रश्न आप देखेंगे, कौन अनवरत चिंतन करता है। पहला है सूक्ष्माचारी, यानी पहला जो क है वो है सूक्ष्माचारी। दूसरा ऑप्शन ख है, विज्ञानोपासक। तीसरा ऑप्शन ग है, ध्यान विलीन योगी। और चौथा घ ऑप्शन है, अवसादग्रस्त व्यक्ति। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो है ख, विज्ञानोपासक। तो चौथे का जो सही उत्तर है वो ख, विज्ञानोपासक। अब उसके बाद पांचवा प्रश्न है कि कौन वास्तविकता का पुजारी होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, क है यथार्थवादी, ख है काव्यवादी, ग है प्रकृतिवादी और घ है विज्ञानवादी।
तो इसका पांचवे का जो सही ऑप्शन है वो है घ विज्ञानवादी। तो पांचवे का जो कौन वास्तविकता का पुजारी है, इसका सही ऑप्शन होगा घ विज्ञानवादी। अब उसके बाद छठा प्रश्न देखेंगे, कवि की कविता किससे प्रस्फुटित होती है? कवि की कविता किससे प्रस्फुटित होती है? तो इसमें पहला ऑप्शन है विचारों के मंथन से, दूसरा है प्रकृति के साक्षात दर्शन से, तीसरा है भावनाओं की उहापोह से, और चौथा घ है प्रेम की तीव्र इच्छा से। तो इसका जो छठे का सही उत्तर है वो है ख प्रकृति के साक्षात दर्शन से। तो कवि की कविता किससे प्रस्फुटित होती है? वो है, उसका उत्तर है ख प्रकृति के साक्षात दर्शन से। अब इसका छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न हम देखेंगे, कवि के संबंध में इनमें से सही तथ्य है। कवि के संबंध में इनमें से सही तथ्य है। इसके आपके जो है आप देखे हैं कि 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि जीवन की समस्याओं का तादात्म्य करता है, और दूसरा ख है मानव को उद्वेलित करने वाली धाराओं पर प्रकाश डालता है, तीसरा ग है विचार और भाषा की कल्पना और सौंदर्य को प्रदर्शित करता है, और चौथा घ है प्रफुल्लित पुष्प का अध्ययन करता है। तो इसका जो सातवें का सही उत्तर होगा वो है घ प्रफुल्लित पुष्प का अध्ययन करता है। अब उसके बाद आठवां प्रश्न देखेंगे, इसमें थोड़े सीरियल नंबर गलत हैं, आप देख लेंगे। आठवां प्रश्न है व्याकरण पर आधारित इत प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? पहला शब्द है झंकृत, दूसरा है नित, तीसरा है ललित, चौथा है उचित। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आठवें का वो है हाँ जी इत प्रत्यय में। तो इसमें आपको देखना है झंकृत, नित, ललित और उचित। तो इसमें जो इत प्रत्यय है झंकृत, झंकृत जो है इसमें इत प्रत्यय है, कै इसका सही है। अब उसके बाद आठवां प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक है। तो आठवां प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक है। अब इसमें आप देखेंगे पहला ऑप्शन है कि कवि की सोच और वैज्ञानिकता, दूसरा है प्रकृति के उपासक कवि और वैज्ञानिक, तीसरा है वैज्ञानिक उन्नति और काव्य जगत, और चौथा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अतुलनीय। तो इसमें आठवें का जो सही उत्तर है वो है ख प्रकृति के उपासक कवि और वैज्ञानिक। तो आठवें का जो सही यानी इसका गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? प्रकृति के उपासक कवि और वैज्ञानिक। अब उसके बाद नवां प्रश्न है कि प्रकृति का मानवीकरण दर्शाता है कि, अब देखिए प्रकृति का मानवीकरण क्या दर्शाता है। पहला है कल्पना प्रधान और भावन में युक्त कविता रची जा रही है, दूसरा है मानवीकरण अलंकार का दुरुपयोग हो रहा है, तीसरा ग है इसका प्रकृति और मानव के सामंजस्य से उदित दीप्ति फैल रही है, और चौथा घ है मानव द्वारा प्रकृति का संरक्षण हो रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है कि कल्पना प्रधान और भावोन्मेष युक्त कविता रची जा रही है। अब उसके बाद 10वां प्रश्न देखेंगे कि लहलहाते पौधों का चित्रण ना कर झूमते बच्चे का चित्रण करना दर्शाता है कि। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कवि भावावेश में विषय से भटक गए हैं, ख
ख इसका होगा प्रकृति के तत्वों को मानव माना है। ग होगा कवि वैज्ञानिक विचारधारा के पक्ष में है। और चौथा होगा कवि विकास की अवस्थाओं के आरंभिक स्तर पर ही हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा 10वें का वो है ख, प्रकृति के तत्वों को मानव माना है। तो बच्चों, ये आज की कक्षा में हमने अपठित गद्यांश जो 2 इसमें दिए गए थे उनकी चर्चा की है। अगली कक्षा में हम अपठित काव्यांश की चर्चा करेंगे। आपको आज की कक्षा कैसी लगी है इसके बारे में अपने सुझाव अवश्य देंगे। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।